ओके, तो हम स्पेसिमेन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके एयर के लिए है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। The properties of elements and their compounds show similarities, differences, and trends depending on the properties of the elements in the periodic table. The position of the some elements are shown. Okay. Using figure 1.1, identify the element that forms a soluble hydroxide and insoluble sulfate. यानी कि उसका हाइड्रोक्साइड कंपाउंड सॉल्युबल होगा और सल्फेट इनसॉल्युबल होगा। कैन एनीबॉडी आंसर मी? जी, किसका हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होता है? सॉल्युबिलिटी रूल्स याद करने पड़ेंगे। और अगर किसी को सॉल्युबिलिटी रूल्स नहीं याद तो लेट मी शो यू द लिस्ट। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहां से याद करें। Here you have a solubility rules. Kindly quickly take the screenshot. जी, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। ओके, और ये भी याद रखिएगा कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये एसिडिटी का कॉन्सेप्ट है। और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो अल्कलाइन होते हैं। अलोंग विद ऑक्साइड्स का वही सॉल्युबिलिटी रूल होता है जो कि जो है हाइड्रो ऑक्साइड्स का होता है। ठीक है, ऑक्साइड्स का भी वही सॉल्युबिलिटी रूल होता है जो हाइड्रो ऑक्साइड्स का होता है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो बेरियम हमारे पास वो कंपाउंड है जिसका सल्फेट सॉल्युबल होता है, और सॉरी इनसॉल्युबल होता है, और हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? बेरियम। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे देखें, रूल देख लें, all sulfates are water soluble except lead and group 2 from magnesium upward। magnesium upward soluble होते हैं। और अगर आप बेरिलियम की पोजीशन देखें तो बेरिलियम की पोजीशन इससे बहुत नीचे होती है यहाँ पे, तो इसीलिए सल्फेट इनसॉल्युबल हो गया। ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1। ग्रुप 1 के वाटर सॉल्युबल होते हैं, अमोनियम, और ग्रुप 2 कैल्शियम डाउनवर्ड। तो कैल्शियम डाउनवर्ड है इसलिए इसका हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल होगा और सल्फेट इनसॉल्युबल होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट। यूजिंग फिगर 1.1, identify the most volatile element in group that contains element in all three states of matter at room temperature and pressure। तो आपको पहले तो वो ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जिसमें जो है सारे क्या हों, तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हों। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं? यस, हु कैन आंसर? 7 sir। ग्रुप 7, वेरी गुड।
वेरी गुड मूसा। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये दोनों गैसेस होती हैं, ये लिक्विड होता है और ये दोनों सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या बात दूसरी पूछी है कि मोस्ट वोलेटाइल। मोस्ट वोलेटाइल का मतलब वो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट है। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लोवेस्ट हो। तो लोवेस्ट किसका होगा, क्लोरीन का होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्लोरीन एफ होगा। ये बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट, using figure 1.1 identify the element that forms largest cation। सबसे बड़ा कैटाइन कौन फॉर्म करेगा जी? देखें, इसके लिए एक रूल याद रखें कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, in a period element of group 1, प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके, so in a period element of group 1 forms largest cation। ठीक है, ये की पॉइंट आप अपने पास नोट कर लेंगे ट्रेंड्स में कि किसी भी पीरियड में अगर हम बात करें तो वो पीरियड में जो है जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है वो लार्जेस्ट कैटाइन होगा। ठीक है, और अगर हम ग्रुप में बात करें तो इन अ ग्रुप द एलिमेंट at the bottom forms largest cation। ठीक है, वो एलिमेंट जो बॉटम पे होगा वो लार्जेस्ट कैटाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली देखें तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट कैटाइन फॉर्म करेगा। यस, जी, कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट कैटाइन फॉर्म करेगा? CS। ओके, गुड इब्राहिम। CS, क्योंकि ग्रुप 1 के ये एलिमेंट्स हो गए और इनमें सबसे बॉटम पे CS है, तो CS जो अपना पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा वो सबसे ज्यादा लार्ज साइज का होगा। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पीरियड वाली बात समझ नहीं आई कि पीरियड में ग्रुप 1 लार्जेस्ट। देखें,
चलें इसको इस तरह समझें, सीजियम पे क्या चार्ज है? +1। हाँ ठीक है, तो सीजियम का ये साइज है। बेरियम उसके नेबर में, बेरियम पे क्या चार्ज होगा? 2+। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उसका साइज सीजियम से छोटा हो जाएगा। और इसी तरह जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो जितने भी कैटायंस हैं उनका साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा इससे, क्योंकि इस पे +1 चार्ज होता है। और ये हमने पीरियड 3 में डिस्कस भी किया था कि व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड कैटायनिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता जाता है जिसकी वजह से आपका साइज स्मॉलर होता है अक्रॉस द पीरियड। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, now figure 1.2 shows the relative first ionization energies of 6 successive elements in the periodic table. So if you recall, first ionization energy is related to when 1 mole of a gaseous atom form 1 mole of a gaseous 1 positive ion by removal of 1 mole of electrons. So whatever the energy change occur during this change of a 1 mole of gaseous atom to 1 mole of a gaseous ion, that energy change is called ionization energy. Okay, so the letters are not the symbol of elements. उन्होंने बता दिया कि ये जो letters हैं ये जो है elements के symbol नहीं है। ठीक है, define first ionization energy। तो सबसे पहले तो आपसे वो definition मांग रहे हैं, तो आप definition क्या लिखेंगे? It is the energy change when 1 mole of gaseous atoms form 1 mole of gaseous 1+ ion by removing 1 mole of electrons। ठीक है, ये इस बात क्लियर है सबको? Suggest why first ionization energy of B is much less than that of A in figure 1.2। So have a look. Yes, if we observe the ionization energy of B is that much only and the ionization energy of A is quite higher। जी, कोई मुझे रीजन बता सकता है इसका? Sir, increase in number of protons. नो, प्रोटॉन्स होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। बी की क्यों एनर्जी लोअर है, आपने ये बताना है। Sir, because it is going down the group, so increase in number of proton and shielding effect. तो उससे तो नहीं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन से देखें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, तो बी की अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो रही है तो बी की आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं। B is in p orbital. Principal quantum number. Large radius. सर ये पीरियड का दिया हुआ है ना या ग्रुप का है? उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो जब भी याद रखिए कि अगर आपको बहुत लार्ज एनर्जी गैप मिलेगा इसका तो मतलब है इंक्रीज होता है। Change in shell. नहीं, मगर इसका मतलब है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो लोअर एनर्जी पर है और इसका आउटर मोस्ट शेल हायर एनर्जी पर है, यानी कि न्यूक्लियस से दूर है।
ठीक है, उसकी ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, हायर एनर्जी पर है, ठीक है। तो हम इस बात को इसी तरह बताएंगे, पहली बात कि द इलेक्ट्रॉन, मैं भी इसको डायग्राम बना के भी समझा दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इन बी removed from higher energy level, ठीक है। अब देखें, इसको इस तरह समझें, फॉर एग्जाम्पल ये एटम ए है और ये एटम बी है, एटम ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा और एटम बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है ये रहा। तो हायर एनर्जी लेवल है, न्यूक्लियस से दूर हो गया, न्यूक्लियस के से दूर होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन्स जो इनर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट हैं, जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये उसको न्यूक्लियस से शील्ड भी कर रहे हैं। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है और ये न्यूक्लियस से क्लोजर है, तो इस वजह से जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए नीड मोर एनर्जी, ठीक है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें लेस एनर्जी चाहिए होगी। और उसका रीजन क्या है कि एक तो रीजन हमने बता दिया, स्टेट कर दिया कि हायर एनर्जी लेवल पर है। दूसरा रीजन हम इसके साथ बोलेंगे, सो देयर इज मोर शील्डिंग, ठीक है, ज्यादा शील्डिंग हो रही होगी एंड हेंस लेसर अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से लेसर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रही होगी। ये बात क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर ये फिर समझा दें। क्या चीज फिर समझा दूं, बताएं जरा। जी, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया प्लीज? देखें, एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल है। इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे ज्यादा फोर्स से न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से डायरेक्टली एक्सपोज हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जो इससे हायर शेल में होगा वो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा होगा न्यूक्लियस से। उसका रीजन ये है कि एक तो उसके और न्यूक्लियस के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ गया और प्लस ये इनर इलेक्ट्रॉन
ऑब्वियसली उसके और न्यूक्लियस के बीच में आ रहे हैं, तो वो उसको न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने से शील्ड भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये लेस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो अगर लेस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कंपैरेटिवली इजी होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? जी सर। ओके, ओके। तो अब अगर सोचें कि बी में एक और शेल है, और आपका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो तभी नेक्स्ट शेल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस पे कम इन्फ्लुएंस करेंगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? हामिद जी, आपने किस के लिए पूछा था? देखिए माइक पे बोल दिया करें, क्योंकि चैट पे मुझे नहीं दिखाई देता जब तक मैं चैट इटसेल्फ ओपन नहीं करूंगा। तो एक तो ये न्यूक्लियस से दूर हो गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, प्लस अब इनर इलेक्ट्रॉन्स पहले से भी ज्यादा हैं जो कि उसको शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये क्लियर हुआ सबको? जी सर। ओके, तो 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, पहला मार्क आपको इस स्टेटमेंट पे मिलेगा, दूसरा मार्क दैट देयर इज मोर शील्डिंग, ठीक है, एंड थर्ड मार्क लेसर अट्रैक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स 3 मार्क्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। On figure 1.3, sketch a graph to show the trend in atomic radius of successive elements in period 3. Okay, period 3 के एटॉमिक रेडियस का जो है ट्रेंड पूछा जा रहा है आपसे। ऑल ओवर डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि ऐसे ही पीरियड के अक्रॉस जाते हैं एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है। ओके, गुड। न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। देखें, सोडियम 11 न्यूक्लियर चार्ज है, मैग्नीशियम, ये मैं ग्रुप पीरियड 3 के एलिमेंट्स लिख रहा हूं, 12, एल्यूमिनियम 13, देन वी हैव सिलिकॉन 14। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप काइंडली चेक कर लीजिए। फास्फोरस 15, सल्फर 16 एंड क्लोरीन 17। ठीक है, तो देखें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 14 प्रोटॉन्स हैं, 15 16 प्रोटॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं। बट क्या शेल चेंज हो रहा है? इन सब एलिमेंट्स के पास कितने शेल होंगे? थर्ड पीरियड है, इट मींस दे ऑल हैव अ 3 शेल्स, राइट? तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी और आपका साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो आप यूं
डिक्रीजिंग एक लाइन बना दें जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप नोबल गैस को इंक्लूड करेंगे तो नोबल गैस का चार्ज सबसे हाईएस्ट होगा। साइज सबसे हाईएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो उसका साइज जो है सबसे बड़ा होगा। अगर आप नोबल गैस को इंक्लूड करेंगे तो ये यूं बनेगा, और अगर नोबल गैस के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स को बनाएंगे तो आपका ये यहां तक बनेगा। ये बात क्लियर है सबको? सर ओके। अब वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। तो 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन है। तो पहला पॉइंट हम वही लिखेंगे कि देयर इज increase in nuclear charge, ठीक है, electrons are being added in same shell, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, मगर वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। Hence, the force of attraction between nucleus and electrons is greater, वो या इंक्रीज हो रही है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर एक सेकंड, वो ग्राफ फिर से दिखा देंगे? जी ठीक है सर। ओके। नाउ describe in simple terms the structure of solid C60. जाइंट Solid है? को नहीं, जाइंट नहीं बोलेंगे बेटा। 60 एटम्स के लिए जाइंट नहीं हो सकता। 2 मार्क्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट। सर ये बेटा उन्होंने ग्राफीन वाला होगा, जी ये ग्राफीन वाला स्ट्रक्चर होगा। नहीं, ये इट्स नॉट ग्राफीन, इट्स अनदर फॉर्म कॉल्ड बकमिंस्टर फुलेरीन। तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की है, उन्होंने बॉन्डिंग की यहाँ पे कोई बात नहीं की। और सॉलिड है, तो सॉलिड में हमें पता है अरेंजमेंट क्या होती है पार्टिकल्स की, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो आप एक मार्क के लिए लिखेंगे कि सिंपल मॉलिक्यूलर, और सेकंड मार्क लिखेंगे एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट है।
और इसके अलावा आप ऑब्वियसली एक सिंपल मॉलिक्यूल है और सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर इन रेगुलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो है उस सॉलिड स्ट्रक्चर में रेगुलर है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? C60 turns directly, sublimes means turns directly from solid to gas at approximately 800 Kelvin. Diamond also sublimes, but only above 3800 Kelvin. Explain why C60 and diamond sublimes at such a different temperatures. डायमंड के पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं और C60 सिंपल मॉलिक्यूलर है, तो उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी जो कि और वो वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। ओके, गुड। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे between C60 molecules there are weak intermolecular forces in diamond there are strong covalent bonds hence more energy is needed to break the giant covalent स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। देखें, डायमंड में कोई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है और कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो इटसेल्फ एक जो है जाइंट स्ट्रक्चर है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो अगर हमें डायमंड को सबलाइन करना है तो हमें सारे कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने, जबकि हमें अगर C60 को सबलाइन करना है तो सिंपल मॉलिक्यूलर होने की वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ब्रेक होने पे सबलाइन होगा, इसके लिए कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी, ओके। C60 forms hydrocarbons with similar chemical properties to those of alkenes. One such hydrocarbon is C60H18. Define hydrocarbon. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कंपाउंड
containing carbon and हाइड्रोजन ओनली, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट हो वो हाइड्रोकार्बन्स कंसिडर किए जाते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ओके, आगे चलते हैं। C60H18 इज एन एल्कीन। उन्होंने यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है कि ये एक एल्कीन है, और एल्कीन होने का मतलब क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। State a test to indicate the presence of a double bonds between carbon atoms in alkene molecule. एजेंट Sorry. So bromine water test. ओके गुड, ब्रोमीन वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को जो मैंने शीट शेयर की थी, कहाँ गई वो शीट? व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेजेंट है? ये देख लीजिए, ब्रोमीन के लिए हमने टेस्ट सबसे पहले ही मेंशन किया हुआ है। ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे और कलर चेंज आपको जो है ऑरेंज टू कलरलेस या ब्राउन टू कलरलेस मिलेगा। तो यहाँ पे आप बेटा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो, पास पेपर सेशन वाला उसमें हुई भी है। राफे इकबाल लेफ्ट। मैं दोबारा रीशेयर कर देता हूँ क्योंकि अगर किसी ने बाद में ज्वाइन किया है। जलीस, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है पास पेपर वाला या नहीं? नहीं सर। ओके, एक मिनट जरा सब रुक जाए प्लीज। जी ये सर आप हुई भी है। ग्रुप ज्वाइन कर लें। अच्छा, मैं ये रीसेंड कर देता हूँ दोबारा एक बार और। ठीक है, ताकि सबको रिसीव हो जाए। तो हम क्या स्टेट करेंगे? पहले हम टेस्ट स्टेट करेंगे कि हम करना क्या है हमें। सो यू विल राइट ऐड ब्रोमीन वाटर, और ब्रोमीन वाटर को आप क्या लिख सकते हैं इसके अलावा? आप ब्रोमीन वाटर लिखने के बजाय आप ऐड Br2 और सब्सक्रिप्ट में AQ ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन मेंशन करेंगे ब्राउन टू कलरलेस। कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू कलरलेस या ब्राउन टू कलरलेस, दोनों एक्सेप्टेड होते हैं। ये बात क्लियर है सबको? ओके, माय मिस्टेक। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ टेस्ट पूछा है, ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी। वहां पे आप जो है सिर्फ टेस्ट लिखेंगे, ठीक है? ऑब्जर्वेशन आप सेकंड पार्ट में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। 0.144 gram of C60 is placed in 100 cm cube container of hydrogen gas at a temperature of 20 degrees Celsius and pressure of 1.00 exponent 5 pascals. ठीक है, एक मिनट। The container is heated to make the C60 and hydrogen gas react. The reaction occurs as shown in the equation. और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के मोल्स नहीं बताए, ठीक है? They are unknown. After the reaction,
the container is allowed to cool to 20 degrees Celsius, the pressure decreases to 2.21 exponent 4 pascals. All of the C60 has reacted. Name the type of reaction. क्या कोई आइडेंटिफाई कर सकता है ये कौन सा रिएक्शन होगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। बेटा रिएक्शन बोल रहे हैं, वो तो इंथैल्पी चेंज है। अच्छा, एक हिंट है आप लोगों के पास यहाँ पे, एक मिनट, कहाँ पे थी? देखें या इसको इस तरह समझें सिंपली, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास कितने मोल्स हैं, कितने रिएक्टेंट्स हैं? वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? एंड वी आर गेटिंग ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट. One product is forming from two type of reactants, right? Two different reactants. तो अगर किसी भी केस में दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन. गुड. तो we call it addition reaction. Calculate the amount of in moles of C60 that reacted. ठीक है, C60 के मोल्स फाइंड करने. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर आरटीपी वाला टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, बल्कि टेम्परेचर चेंज करके दिया हुआ है. तो ऐसे केस में आप वो 24 dm क्यूब वाली एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं PV is equals to N RT. ये आपके पास प्रेशर होता है जो कि पास्कल्स में होना चाहिए हमेशा. इस एक्सप्रेशन में हम ये प्रेशर किस में रखते हैं? हमेशा पास्कल्स में प्लेस करते हैं. वॉल्यूम हमेशा इस एक्सप्रेशन में मीटर क्यूब में प्लेस किया जाएगा. N is number of moles. R is gas, general gas constant. ठीक है, क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट होता है. एंड T इज टेम्परेचर, जो किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो मेरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? मोल्स इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक सबको? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको किसका प्रेशर दिया हुआ है? C60 का. दोबारा पढ़ें इस स्टेटमेंट को और मुझे बताइए कि किसका प्रेशर है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रेशर है. ठीक है, और हमें मोल्स किसके निकालने? C60 के निकालने. तो हमें C60 का प्रेशर चाहिए कि कितना C60 ने रिएक्ट किया. ठीक है, सर ये वापस रिपीट कर देंगे कि हम मोल्स मास डिवाइडेड बाय mr क्यों नहीं निकाल सकते? बेटा आपको मास कहाँ पता है? 0.144 दिया तो है। एक मिनट रुकें. जी,
बट इशू ये है कि उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि इसको मोल्स में कन्वर्ट करें, हमें वो मोल्स निकालने हैं जिन्होंने रिएक्ट किया है। तो हमें हाइड्रोजन का इनिशियल प्रेशर पता है, और वो इनिशियल प्रेशर कितना है हाइड्रोजन गैस का, 1.00 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, ये हाइड्रोजन का क्या है, इनिशियल प्रेशर है। और आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन का जो प्रेशर बचा वो कितना था, 2.21 एक्सपोनेंट 4, दैट इज द फाइनल प्रेशर। तो यहां से हमें चेंज इन प्रेशर से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कितने मोल्स ने रिएक्ट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में इस P की जगह चेंज इन प्रेशर को प्लेस करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R इंटू T। तो फाइनल प्रेशर आपका क्या है, चेंज इन प्रेशर आप फाइंड कर सकते हैं 2.21 एक्सपोनेंट 4 माइनस 1.00 एक्सपोनेंट 5। या तो आप यूं कर लें, या फिर आप इस वैल्यू को पहले लिख लें, क्योंकि इस केस में आपका आंसर माइनस में आएगा, और वो माइनस में आंसर जो है इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है प्रेशर, बट हम वैल्यू को माइनस में नहीं लेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे कि हमने बात की कि हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब को जब भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर क्यूब को आप डिवाइड करते हैं एक्सपोनेंट 6 से। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, 100 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 100 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 6। तो ये हमें मीटर क्यूब में आंसर मिलेगा। सर वॉल्यूम डीएम क्यूब में नहीं होता? वॉल्यूम डीएम क्यूब में होता है, मगर इस एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि इस एक्सप्रेशन में हम जो है मीटर क्यूब में पुट करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हम वॉल्यूम मीटर क्यूब में पुट करते हैं, ये इस एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसी तरह इस एक्सप्रेशन में प्रेशर पास्कल्स में प्लेस किया जाता है। एक मिनट, वैसे तीशा आप एक बात सही कह रही थी, जरा रुक जाए। आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये वैल्यू 8.31 होती है। ठीक है, और टेम्परेचर हम किस में यूज करेंगे, केल्विन्स में यूज करेंगे। तो केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसे 273 से ऐड कर दें, तो हमारे पास जो है, एक करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, 8.31 टाइम्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 20 + 273। अच्छा, ये एक्सप्रेशन का यूज आ गया। जी, किसी को ये एक्सप्रेशन यूज करना नहीं आई, या इस एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए।
जी ये वैल्यूज प्लेस करने तक सबको क्लियर है? यस सर। लेकिन सर यहाँ पे इसने उन्होंने स्टेट किया हुआ है कि ऑल ऑफ द कार्बन हैज रिएक्टेड। हाँ बिल्कुल, तो- ये मैंने स्टेटमेंट अभी देखी है कि कार्बन हैज रिएक्टेड, तो इससे जो हमें मोल्स फाइंड होंगे वो बेसिकली हाइड्रोजन के फाइंड होंगे ये वाले, और यहाँ पे हम सिंपली मास को यूज MR से करेंगे। डिवाइड कर देंगे। जी एक मिनट, तो हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? प्रेशर की हेल्प ली कि इनिशियल हाइड्रोजन का प्रेशर हमारे पास ये था और फाइनल हाइड्रोजन का प्रेशर ये था, जिसको हमने यहाँ पे प्लेस करते हुए प्रेशर मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट की, क्योंकि हमें नॉर्मल कंडीशंस में मोल्स नहीं दिए हुए थे। और यहाँ पे हम, क्योंकि उन्होंने ये बात कही भी है कि C60 कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो जो उसका MR है उससे ही डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.144 डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स 60। मुझे दोनों के आंसर्स बताइएगा प्लीज। पहले इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। सर कार्बन की मोल्स 0.0012। 0.0012 मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन के मोल्स आ गए। हाइड्रोजन के मोल्स हम 2 times 10 to the power -4 आ रहा है किसका? ऊपर वाले का। सॉरी दोबारा बोलिएगा। 2 times 10 to the power -4 आ रहा है पार्ट 1 का। 2 टाइम्स, हम ना आप देखें आपने क्या यस सर मेरी मिस्टेक की। मिस्टेक। ओके, 2 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 4 -4। ओके, यहाँ पे आ जाए। इसमें मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आएगा। जी जी, कोई कैलकुलेट कर रहा है? जी मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा प्लीज। Sir, it is 3.199 into 10 to the power -3. 3.199 199 into 10 to the power -3. into 10 raised to the power -3। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा बात को समझ लीजिएगा अगर किसी को प्रॉब्लम हो। हमें गैस के मोल्स फाइंड करने के लिए कहा गया। गैस के मोल्स हमेशा हम वैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास आपको लोगों को पता है एक एक्सप्रेशन है कि गैस के मोल्स फाइंड करने हो तो जो भी वॉल्यूम दिया हुआ हो गैस का, उसको आप 24 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड करते हैं या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करते हैं। बट ये कब यूज होता है? जब आपके पास आरटीपी कंडीशंस हो, यानी कि ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा हो। अगर उसके अलावा किसी और टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशंस हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT, जिसमें प्रेशर पास्कल्स में लिया जाता है और ठीक है, प्रेशर का यूनिट हमेशा पास्कल में यूज किया जाता है, वॉल्यूम का यूनिट इस
एक्सप्रेशन में मीटर क्यूब में यूज किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स एन के इक्वल होते हैं। जनरल गैस कांस्टेंट आर से रिप्रेजेंट होता है और टेम्परेचर केल्विन में होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्जन समझ लीजिए वॉल्यूम की। अगर डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम गिवन है तो आप उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब मिलेगा, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम गिवन है तो आप उसे एक्सपोनेंट 6 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्जन है यूनिट की। हमने यूनिट की कन्वर्जन यहाँ पे एक्सपोनेंट 6 से ही डिवाइड करके की। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब आ जाइए कि गैस हाइड्रोजन के उन्होंने कौन से मोल्स पूछे हैं जिन्होंने रिएक्ट किया है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? प्रेशर की चेंज से पता चलेगा। इनिशियली अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का प्रेशर ये था, ठीक है, रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन का प्रेशर ये हो गया। तो इस प्रेशर में जो चेंज आया है वो हमें हेल्प आउट करेगा। तो हम यहाँ पे जो प्रेशर पुट करेंगे वो दोनों का चेंज पुट करेंगे, क्योंकि जितना चेंज आया है उतना जो है गैस पार्टिकल्स ने रिएक्शन में टेक पार्ट किया है। तो हमने यहाँ पे प्रेशर के चेंज को पुट किया, ठीक है, उसके साथ V पुट किया। मीटर क्यूब में वॉल्यूम 8.31 जनरल गैस कांस्टेंट की इक्वेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। और टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके पुट किया। याद रखिएगा टेम्परेचर को जब भी केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर देते हैं। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें जो है मोल्स मिल गए, क्योंकि हमने मोल्स को सब्जेक्ट बनाया था। ये बात क्लियर है सबको? सर Okay. Now, fourth part. Use your answer from C2 and C3 to deduce the molecular formula of C60H2X. अब हमें molecular formula deduce करना है। C2 से हमें किसके मोल्स मिले? C60 के मोल्स मिले, ठीक है। मोल्स ऑफ C60 जो कि किसके इक्वल थे? 2.0 एक्सपोनेंट -4 के, ठीक है। C3 में हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिले जिन्होंने रिएक्ट किया, और वो किसके इक्वल थे? 3.199 एक्सपोनेंट -3 के, ठीक है। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए जो है इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम एक काम करें और हम रेशियो ले लें इसका, C60 का मोल्स का हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास 2.0 एक्सपोनेंट -4 is to 3.199 एक्सपोनेंट -3। ये हमारे पास रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम अज्यूम करें, देखें इसमें C60 के कितने मोल्स हैं? एक ही मोल प्रेजेंट है। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि इसका 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स होने चाहिए? x मोल्स। तो इस x की वैल्यू जरा आइडेंटिफाई कीजिए, क्या आ रही है? जी,
15.995. दोबारा बताइएगा क्या आ रही है? 15.995. 15.995। ठीक है, तो इसको मैं 16 अज्यूम कर सकता हूं। 15.995 यानी कि मुझे रेशियो पता चल गया कि 1 मोल अगर कार्बन 50 है तो उससे 16 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे, और अगर 16 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं इट मींस कि ये है, तो इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे जी? 16 मोल्स अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने होने चाहिए? जी कौन बता रहा है? बेटा ये तो बहुत आसान बात है। 32 होंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिक्सटीन हाइड्रोजन्स। तो अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो कितने होंगे? 32 हाइड्रोजन एटम होंगे। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 60 जिसमें 60 कार्बन एटम्स हैं उसके साथ 32 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, तो फॉर्मूला C60H32 बनेगा। ये बात क्लियर है सबको? सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन। जी अच्छा, यहां तक क्लियर है? एक बात बताएं, या चलें इसको भी छोड़ें? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. जी यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अब आ जाइए इक्वेशन पे। अगर या इक्वेशन क्या थी? C60 रिएक्ट कर रहा है x मोल्स ऑफ H2 से। ये देखें कितने x मोल्स ऑफ H2 से रिएक्ट कर रहा है, x मोल से, और उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2x। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी सर। तो अगर आप इस इक्वेशन की हेल्प लें तो जब C60 x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो आपकी प्रोडक्ट क्या बन रही है? C60H2X। ये जो 16 आया ये बेसिकली क्या है? ये x की वैल्यू है। ये हमने यही x फाइंड किया है ना कि अगर इसका 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? 16। तो ये इस x की वैल्यू है। तो अगर आप इसको इसमें पुट कर दें तो C60H2 टाइम्स 16, तो इट विल बिकम C60H32। अब क्लियर है? सर हम 1 और 16 और फिर इस तरह 60 और फिर हाइड्रोजन का जो 2x है उनका देखें। रेशियो नहीं लेंगे? सॉरी सर दोबारा यानी कि हमारे बोलिएगा हमना। जो 1 और 16 का रेशियो है तो उसी तरह 1 के अंडर हम 60 लिखें और हाइड्रोजन के 16 के अंडर हम x लिखें। देखिए ये x की वैल्यू 16 हुई है ना? सर ये वही सेम x होगा, ये अलग नहीं है। हाँ, इसकी वजह समझें आप। ये देखें, एक मिनट, बिल्कुल मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक मिनट रुक जाए। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? 15.995, जिसको मैंने 60 के इक्वल कर दिया। 60 मोल्स किसके? हाइड्रोजन के। बेसिकली ये हाइड्रोजन के 16 मोल्स हैं। कब? जब वो कितने C60 से रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल से। ठीक है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? ये हमें रेशो मिल गया 1 मोल C60 से। अब अगर आप केमिकल इक्वेशन को देखें तो इस केमिकल इक्वेशन में C60 रिएक्ट किससे कर रहा है? हाइड्रोजन से कर रहा है। और इसमें C60 के कितने मोल्स हैं?
1। तो अगर इसमें C60 के 1 मोल है तो ये X की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अभी तो ये 16 होगा, राइट? तो ये X की वैल्यू इसी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने यही रेशो आइडेंटिफाई किया है ना कि अगर 1 मोल C60 होगा तो 16 मोल्स हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन में 1 मोल ही C60 का है, इसीलिए X जो है 16 के इक्वल ही कंसीडर होगा। ये बात अब क्लियर हुई, अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर हो गई सर। ठीक है, तो यहाँ पे 2x आ रहा था, तो हम ऑब्वियसली ये x और ये x इक्वल है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी 16, तो हमारे पास आंसर आ गया C60 H32। जी क्लियर है अब सबको? सर ओके, आगे आ जाइए। सिलिकॉन shows the same type of bonding and structure as diamond। ठीक है, सिलिकॉन और डायमंड का बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म Mg2Si magnesium। The solid Mg2Si reacts with dilute hydrochloric acid to form gaseous SiH4 and a solution of magnesium chloride। Construct an equation for this reaction। ठीक है, इस रिएक्शन की आपने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? रिएक्शन किसके बिटवीन हो रहा है? Mg2Si Mg2Si is reacting with hydrochloric acid। प्रोडक्ट क्या बन रही है? SiH4। ठीक है, और दूसरी प्रोडक्ट क्या बन रही है? MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। HCl के सामने 4 लगेगा और MgCl2 के सामने 2 लगेगा। यहाँ पे 2 लगेगा। इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सर प्रिडिक्ट द शेप ऑफ SiH4। SiH4 की शेप क्या है? जी स्टेट सिंबल्स नहीं लिखे। ओके, स्टेट सिंबल्स। सॉलिड है, एक्वस है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, और ये एक्वस है क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड गैसियस। डाइल्यूट, डाइल्यूट हमेशा सॉल्यूशन के लिए टर्म यूज होती है, तो एक्वस होगा, और यहाँ पे सॉलिड बताया हुआ है। ठीक है, तो स्टेट सिंबल्स हमने अकॉर्डिंगली मेंशन कर दी। क्लियर है सबको? कंसंट्रेटेड होता है। जी दोबारा बोलें, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड होता, फिर कौन सा सिंबल तब भी लगता? एक्वस होता, क्योंकि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों सॉल्यूशंस के लिए टर्म यूज की जाती है, और सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। ओके। SiH4 की शेप क्या होगी? चले मैं आपको बताता हूँ। CH4 की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। गुड, तो SiH4 की भी शेप वही होगी, क्योंकि सिलिकॉन भी ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, जहां से कार्बन प्रेजेंट है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ये शेप याद रखनी पड़ेगी। टेट्राहेड्रल शेप हमेशा कब होती है? जब भी हम सेंट्रल एटम को देखें तो उस सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स हों नो लोन पेयर। और नो लोन पेयर। तो जब भी ऐसा केस होगा
तो उस वक्त शेप क्या क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी जब भी 4 बॉन्ड पेयर्स हो एंड नो लोन पेयर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और सर अगर लोन पेयर होता फिर क्या होता? फॉर एग्जाम्पल देखें, लोन पेयर के केस में हमारे पास जो शेप होगी वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगी। बल्कि आप लोग एक काम करें, उस केस में ट्राइगोनल पिरामिडल होती है वैसे तो शेप। ये लीजिए, क्लास इस टेबल का आप सब स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं जिसपे देखिए बताया हुआ है कि अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप टेट्राहेड्रल होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा। 3 बॉन्ड पेयर्स हो, एक लोन पेयर हो तो शेप क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा। 2 बॉन्ड पेयर्स हो, 2 लोन पेयर हो तो शेप क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा। और आगे ऐसे कंपाउंड्स की एग्जांपल्स भी गिवन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं अपने पास। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। जी ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? जी सर। जी सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जी ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एंड वी हैव 4 क्वेश्चंस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को से नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर नोट्स जी मैं भेज रहा हूँ। थैंक यू।